सपने में मिलती है, ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। आज ये दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा के एक ऐसे नायाब बेशकीमती अभिनेता की जिसको पूरी दुनिया में माना गया हिंदी सिनेमा के अभिनय का चलता फिरता स्कूल। करारा जवाब मिलेगा। इतने महान और शानदार इस अभिनेता की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनको हिंदी सिनेमा की कई अभिनेत्रियों ने इनके रंग रूप की वजह से इनको अपने पास तक बैठने नहीं दिया और हीरोइनों के इस दुखद रवैये के चलते आगे चलकर भरी महफिल में किन दो अभिनेत्रियों ने छू लिए इस अभिनेता के सबके सामने पैर। निराशा से भरी जिंदगी के बोझ के तले इस अभिनेता की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि ये अभिनेता एक दिन पहुंच गया अपनी जिंदगी को खत्म करने के रास्ते पर। क्योंकि डरते हैं हम। आज जिंदगी में पहली बार डर लगा है हमें। गरीब किसान के घर में पैदा हुए इस साधारण से एक्टर की जिंदगी और किस्मत कैसे पलट गई कि ये लड़का आगे चलकर बन गया करोड़ों रुपए और जमीन जायदाद का मालिक। आज हिंदी सिनेमा में जिस अभिनेता की एक्टिंग की मिसाल दी जाती है उस अभिनेता को क्यों राष्ट्रीय अभिनय स्कूल से 4 बार दिखाया गया बाहर का रास्ता और कैसे इस अभिनेता को आगे चलकर करनी पड़ी एक मुस्लिम अभिनेत्री से शादी। क्यों इस अभिनेता को भारतीय हिंदी सिनेमा में कभी वो मुकाम नहीं मिला जिसका था ये हकदार। क्यों इस अभिनेता की एक्टिंग और संघर्ष को रौंद दिया गया बड़े बड़े अभिनेताओं के पैरों तले। बताएंगे और भी बहुत कुछ इस अभिनेता की इस दुखद और संघर्षपूर्ण जिंदगी के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। फूल सी लगे हैं क्यों ये जिंदगी। आज हम अपने इस शो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अभिनेता, एक ऐसे कलाकार की जो खेतों की पगडंडियों से लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आने तक इस अभिनेता ने एक लंबा संघर्ष देखा। थिएटर से अभिनय की शुरुआत कर रुपहले पर्दे पर अभिनय का एक नया अध्याय लिखने वाले एक्टर जिनको उनकी लाजवाब और शानदार एक्टिंग के लिए पूरी दुनिया में आगे चलकर पहचाना गया मनोज बाजपेयी के नाम से। मुंबई का किंग कौन? विकू म्हात्रे। आज हम आपको अपने इस शो में इस महान अभिनेता की कामयाबी के पीछे के संघर्ष के बारे में बताएं। उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं इनके परिवार, पढ़ाई लिखाई और जीवन के शुरुआती दिनों के बारे में। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। देख रहा है ये पोस्टर? मुख्यमंत्री बनेगा ये। मनोज बाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1959 को बिहार के पश्चिमी चंपारण के जिले के नरकटियागंज के बेलवा गांव में हुआ था। मनोज के पिता का नाम राधाकांत बाजपेयी है जो एक किसान थे, जबकि मनोज की माँ एक घरेलू महिला थीं, जो उनके पिता के साथ उनकी खेती बाड़ी में उनकी मदद किया करती थीं। मनोज के पिता राधाकांत को भारतीय हिंदी सिनेमा शुरू से ही लुभाता था और उनको मशहूर एक्टर मनोज कुमार बेहद पसंद थे और उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने बेटे का नाम मनोज रखा था, जो आगे चलकर मनोज बाजपेयी के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हो गए। मनोज बाजपेयी के कुल 6 भाई बहन हैं, जिसमें ये दूसरे नंबर पर आते हैं। उनकी एक छोटी बहन पूनम दुबे भारतीय हिंदी सिनेमा में एक फैशन डिजाइनर के रूप में काम करती हैं। जब मनोज बाजपेयी छोटे थे और स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपनी स्कूल की छुट्टियों में मनोज बाजपेयी अपने पिता के साथ खेतों में काम करने में पिता की मदद किया करते थे। मनोज की शुरुआती पढ़ाई लिखाई काफी गरीबी में हुई थी। इसके बाद मनोज ने बेतिया की महारानी जानकी स्कूल से 12वीं की पढ़ाई की
और इसके बाद ये पढ़ने आ गए दिल्ली, जहां इन्होंने रामजस कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। मनोज बाजपेयी जब दिल्ली में पढ़ा करते थे तो उनके पिता इनको हर महीने खर्चे और पढ़ाई के लिए 200 रुपए भेजा करते थे। मेरे फादर जब भी होता था, कुछ भी अफोर्ड कर पाते थे तो कभी कुछ पैसा भेज देते थे, 150 रुपए, 200 रुपए। और मनोज इन 200 रुपए में अपने पूरे महीने का गुजारा करते थे। एक बार मनोज ने एक्टर नसीरुद्दीन शाह का इंटरव्यू देखा, जिसमें उन्होंने NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में सुना। इसके बाद फिर क्या था, मनोज बाजपेयी ने भी इस स्कूल में दाखिला लेने के लिए वहां अपना आवेदन फॉर्म भर दिया। मैं गया था कि मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश मनोज की किस्मत अच्छी नहीं थी, लिहाजा इनका आवेदन नकार दिया गया। इसके बाद मनोज 3 बार और आवेदन भरने गए, लेकिन इनको हमेशा निराशा ही हाथ लगी। लगातार थिएटर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई करता रहा, लगातार रिजेक्ट होता रहा। मनोज को मिल रही इस निराशा और असफलता से इनका मनोबल टूटने लगा और ये अपना मानसिक संतुलन खोने लगे। और इसी सब के गुजरते हुए मनोज बाजपेयी ने अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म करने का मन बना लिया। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत संभाला, नहीं तो मैं डिप्रेशन में चला गया। आई रियली डिडंट नो, ब्लैकआउट हो चुका था मेरा। मनोज के इस मुश्किल समय में उनका साथ दिया दूसरे कलाकार रघुवीर यादव ने। रघुवीर ने मनोज को समझाया और उनको निर्देशन और अभिनय के कोच बैरी जॉन के थिएटर में शामिल होने को कहा। मनोज ने ठीक वैसा ही किया और मनोज बैरी जॉन से मिले और उनके ग्रुप में शामिल हो गए। इस ग्रुप में मनोज को काम मिला और बदले में मनोज को गुजर बसर करने के लिए 1500 रुपए महीना भी मिलने लगा। मनोज अब इस ग्रुप के साथ मिलकर जगह जगह नाटक और थिएटर करने लगे। मनोज अब पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने की कसक जोर मार रही थी। लिहाजा मनोज एक बार फिर से NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपना आवेदन भरने गए और इस बार मनोज की किस्मत ने उनका साथ दिया और इनका चयन हो गया। मुझे लौटी लगी। मनोज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन मनोज बाजपेयी जिस सफलता की खोज में थे वो तो अभी इनसे कोसों दूर नजर आ रही थी। मनोज बताते हैं कि जब वो संघर्ष कर रहे थे तब वो एक भी रुपया फालतू खर्च नहीं करते थे। उस समय मनोज के घर से थिएटर तक का बस का टिकट 2 रुपए हुआ करता था, लेकिन मनोज वो 2 रुपए बचाकर पैदल ही जाया करते थे। और शाम को वापस बस में कैसे जाएंगे अपने कमरे में, क्योंकि बस का पैसा भी नहीं है। वॉक करके मैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल के मैं अपने कमरे पहुंचता था। मनोज जब दिल्ली में थे तो एक शो के दौरान इनकी मुलाकात हुई मशहूर फिल्म निर्माता शेखर कपूर से। शेखर कपूर ने मनोज का अभिनय देखा और उनको मुंबई आने को कहा। मनोज को शेखर की बात समझ आ गई कि मुंबई जाए बिना उनका एक्टर बनने का सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह जाएगा। बस फिर क्या था, मनोज रवाना हो गए मुंबई के लिए। 30,000 रुपए लेके मैं और सौरभ शुक्ला ट्रेन में बैठ के मुंबई आ गए। यहाँ मनोज अपने कुछ थिएटर के दोस्तों के साथ मुंबई के चौल बेहद तंगहाली में रहने लगे। मनोज ने दिन भर कुछ फिल्म निर्माताओं के ऑफिस और घरों के चक्कर काटने शुरू कर दिए और इसी सब में मनोज को पहली बार गोविंद निहाली की फिल्म द्रोह काल में मात्र 1 मिनट का अभिनय करने का मौका मिला। हालांकि ये 1 मिनट मनोज के लिए बेशकीमती था, लेकिन ये इनके करियर को उड़ान देने के लिए नाकाफी था। तो ऐसे में मनोज की मुलाकात एक बार फिर से शेखर कपूर से हुई। शेखर कपूर उन दिनों अपनी एक फिल्म बैंडिट क्वीन बनाने जा रहे थे, जिसमें विक्रम मल्लाह के रोल के लिए उन्हें ऑफर दिया गया। मनोज इस रोल के मिलने से काफी खुश थे, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद ही मनोज को इस रोल से हटा दिया गया और इनकी जगह ये रोल निर्मल पांडे को दे दिया गया। मनोज एक बार फिर से हताश हो गए। मंजिल के इतने करीब होते हुए भी वो कोसों दूर थे, लेकिन शायद ये फिल्म मनोज की किस्मत थी और हुआ यूं कि फिल्म में मानसिंह का रोल जो अभिनेता पहले कर रहे थे, उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। फिर क्या था, शेखर कपूर को उनके बाद इस रोल के लिए मनोज बाजपेयी से अच्छा कोई और एक्टर लगा ही नहीं और इस तरह से पहली बार मनोज को भारतीय हिंदी सिनेमा की सुपरहिट फिल्म बैंडिट क्वीन में अभिनय करने का मौका मिला। इसके लिए मनोज को 50,000 रुपए मिले थे। मानसिंह का रोल करने के लिए मैंने वो किया,
करने के बाद जो 50,000 रुपये मिले। इस फिल्म की अपार सफलता के बावजूद 1993 से लेकर 1997 तक मनोज को कोई भी काम नहीं मिला। जो पैसे मिले थे फिल्म से वो भी धीरे धीरे खत्म हो गए। खराब हालात को देखते हुए मनोज मुंबई को अलविदा कहने ही वाले थे कि इनके पास छोटे पर्दे के टीवी शो स्वाभिमान के प्रोडक्शन हाउस से फोन आया और उनको मिलने के लिए बुलाया गया। मनोज वहां पहुंचे और बातचीत हुई और इनको इस सीरियल के लिए चुन लिया गया। मनोज बाजपेयी का ये टीवी शो काफी लोकप्रिय रहा, लेकिन मनोज अभी अपने काम से खुश नहीं थे। उनको तो हिंदी सिनेमा की ऊंचाइयों पर पहुंचना था, जिसके लिए वो अभी तक संघर्ष कर रहे थे। मनोज को उनके दोस्त ने बताया कि फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा फिल्म दौड़ बना रहे हैं, जिसके लिए वो स्टार कास्ट की तलाश कर रहे हैं। तो ऐसे में मनोज भी पहुंच गए राम गोपाल वर्मा के पास। मनोज की कदकाठी को देखकर राम गोपाल वर्मा ने मनोज से कहा कि इससे पहले भी कभी काम किया है। तो मनोज ने कहा कि मैंने बैंडिट क्वीन में काम किया है। राम गोपाल वर्मा ने फिर कहा कि वो फिल्म तो मैंने कई बार देखी है, लेकिन तुम तो उसमें कहीं नजर नहीं आए। रामू ने मुझसे पूछा, मैंने कहा सर बैंडिट क्वीन किया था। कहता आई हैव सीन बैंडिट क्वीन, व्हिच रोल यू हैव डन? मैंने कहा सर मान सिंह। तब मनोज ने कहा, सर मैंने मान सिंह का अभिनय निभाया था इस फिल्म में, और इस फिल्म में मैंने उस रोल के लिए अपनी दाढ़ी बढ़ाई थी। इतना बताने के बाद राम गोपाल वर्मा मनोज को पहचान गए और उनको इस फिल्म के लिए चुन लिया गया। इस फिल्म के लिए मनोज को 35,000 रुपए मिले थे और मनोज ने इन पैसों से सबसे पहले अपने घर का 1 साल का किराया चुकाया था। मैं गया था दौड़ में, परेश रावल के हेंचमैन का रोल था और मुझे बताया गया था कि इसके 35,000 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा यार कर लूंगा यार, अब इस पैसे की बहुत जरूरत है। दौड़ फिल्म के बाद अब राम गोपाल वर्मा ने मनोज बाजपेयी के लिए वो फिल्म बनाई जिसकी वजह से मनोज बाजपेयी को वो सफलता और लोकप्रियता मिली जिसकी तलाश में मनोज न जाने कितनी तकलीफ और दर्द सह रहे थे, और वो फिल्म थी सत्या। मुंबई का किंग कौन? विकू म्हात्रे। इस फिल्म में निभाए नकारात्मक अभिनय की बदौलत मनोज बाजपेयी ने लोगों के दिलों को जीत लिया और मनोज बाजपेयी पूरी दुनिया में भीकू मात्रे के नाम से लोकप्रिय हो गए। इस फिल्म में निभाए नकारात्मक अभिनय की बदौलत मनोज बाजपेयी ने लोगों के दिलों को जीत लिया और मनोज बाजपेयी पूरी दुनिया में भीकू मात्रे के नाम से लोकप्रिय हो गए। सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। मनोज बाजपेयी को इस फिल्म में निभाए सफल किरदार के लिए पहली बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। इस फिल्म की कामयाबी के बाद तो मनोज बाजपेयी की उड़ान को पंख लग गए और मनोज बाजपेयी ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। मनोज इस कामयाबी के बाद जो भी रोल अदा कर रहे थे उसकी तारीफ चारों तरफ हो रही थी और इनकी इसी कामयाबी के बीच इनकी एक और फिल्म आई जिसने मनोज बाजपेयी को टॉप का एक्टर बना दिया। फिल्म थी शूल। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। इस फिल्म में मनोज ने वो किरदार निभाया कि इनके भारतीय हिंदी सिनेमा के और दूसरे बड़े बड़े एक्टर और निर्माता फैन हो गए। और यही एक सच साला सूल की तरह हमको अंदर तक भेदा हुआ है, इतना अंदर कि हमारा जिस्म खून से खाली हो गया है। अब हमारे अंदर कुछ नहीं बचा। मनोज ने अपने कामयाबी के बीच फिजा, घात, रोड, पिंजर, LOC कारगिल, वीर ज़ारा, बेवफा, जेल, राजनीति, आरक्षण, गैंग्स ऑफ वासेपुर, स्पेशल 26, शूट आउट एट वडाला, तेवर, तांडव, अलीगढ़, सरकार 3, बागी 2, सत्यमेव जयते, सोन चिड़िया, फैमिली मैन, भैया जी जैसी सफल फिल्मों में काम करके अभिनय के क्षेत्र में सफलता की नई परिभाषा ही रच दी। अगर आप हमारी जिंदगी में नहीं होती ना मंजरी जी, तो वो साला भड़ुआ बच्चू यादव आज 10 फुट जमीन के नीचे खड़ा होता। और अब भारतीय हिंदी सिनेमा का नया नाम, नया सुपरस्टार के रूप में चारों तरफ मनोज बाजपेयी का नाम बढ़ चढ़कर लोगों के सिर बोल रहा था। तो दोस्तों, ये तो रहा मनोज बाजपेयी का फिल्मी सफर, जिसमें मनोज ने सफलता, असफलता और संघर्ष का वो समय देखा जिसमें जलकर तपकर काफी मेहनत लगन के साथ अपने आप को उन्होंने बनते देखा। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते,
गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। अब बात करते हैं मनोज बाजपेयी के निजी जीवन और कुछ विवादों के बारे में। मनोज बाजपेयी जब अपने शुरुआती दिनों में फिल्मों के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो इस समय परिवार की रजामंदी के साथ इनकी शादी दिल्ली की रहने वाली एक लड़की से कर दी गई। लेकिन मनोज का समय बेहद खराब चल रहा था। उनको फिल्मों में सफलता नहीं मिल रही थी, लिहाजा इनके और इनकी पत्नी के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा और बात इतनी बढ़ गई कि ये शादी का रिश्ता तलाक के रूप में खत्म हो गया। साला गधा थे जो पुलिस में आए और आके शादी कर लिए। अगर आप हमारी जिंदगी में नहीं होती ना मंजरी जी। इसके बाद कड़ी मेहनत और लगन से मिली सफलता के बाद मनोज अब एक बड़ा नाम बन गए थे। तो ऐसे में इनकी जिंदगी में आई हिंदी सिनेमा की एक अभिनेत्री शबाना रजा, जिनको हम नेहा के नाम से भी जानते हैं। छोरी छोरी जब नजरें मिली, छोरी छोरी फिर नींद। दरअसल मनोज बाजपेयी और शबाना रजा की मुलाकात एक फिल्मी पार्टी के दौरान हुई थी। पार्टी में हुई ये छोटी सी मुलाकात धीरे धीरे एक दूसरे के लिए प्यार में बदल गई। पहले ही दिन जब मैंने तुम्हें देखा, खुदा गवाह है, मुझे तुमसे इश्क हो गया। इसके बाद ये दोनों करीब करीब 7 साल तक एक दूसरे के साथ रिश्ते में रहे और 7 सालों के बाद 2006 में इन दोनों ने अपने इस रिश्ते को शादी के रूप में बदल लिया। हालांकि शबाना रजा मुस्लिम थी और मनोज बाजपेयी एक ब्राह्मण। शुरुआत में तो इन दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया और इस तरह मनोज बाजपेयी हमेशा के लिए शबाना उर्फ नेहा के हो गए। मनोज बाजपेयी का अभिनय किसी से भी छुपा नहीं है। मनोज बाजपेयी ने जब फिल्म राजनीति की थी, तो उस फिल्म के प्रीमियर पर अभिनेत्री कटरीना कैफ और तब्बू मौजूद थे। जैसे ही ये दोनों अभिनेत्री स्टेज पर पहुंची, तो इन दोनों ने मनोज बाजपेयी के पैर छू लिए। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी दंग रह गए। बताया जाता है कि दोनों ही अभिनेत्री मनोज बाजपेयी के अभिनय की कायल थीं और उन्होंने उनके मान सम्मान में ऐसा किया था। उनका मानना था कि हिंदी सिनेमा में ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह के बाद अगर कोई दमदार अभिनेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मनोज बाजपेयी ही हैं। साले पुलिस वाले तुम सब नामर्द हो। बंदूक तो है लेकिन गोली में लोहा नहीं है। मनोज बाजपेयी का हिंदी सिनेमा में कभी किसी अभिनेता के साथ कोई भी विवाद नहीं रहा है, लेकिन मनोज बाजपेयी की जिंदगी में वो दौर भी आया जब इनको इसी हिंदी सिनेमा में नेपोटिज्म का भी सामना करना पड़ा। मनोज एक शानदार और जबरदस्त अभिनेता हैं, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन फिर इसके बावजूद ऐसी कई सारी फिल्में थीं जिसमें मनोज बाजपेयी को लीड रोल मिले थे, लेकिन वो आगे चलकर इनसे छीन लिए गए और इनकी जगह वो रोल किसी बड़े अभिनेता के बेटे को दे दिए गए। हिंदी सिनेमा में करण जौहर वो नाम हैं जिन्होंने नेपोटिज्म को हिंदी सिनेमा में भरपूर जन्म दिया। करण जौहर हमेशा से आउटसाइडर एक्टर और एक्ट्रेसेस को जरा भी सपोर्ट नहीं करते हैं। वो हमेशा बड़े फिल्म अभिनेताओं के बच्चों को ही कास्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं और मनोज बाजपेयी को भी इन्हीं सब शर्मसार कर देने वाले नेपोटिज्म का सामना करना पड़ा। मनोज के पास एक समय के बाद ऐसी फिल्म करने के लिए आई जो उनके किरदार के लिए खतरनाक साबित हुई, लेकिन मनोज को हिंदी सिनेमा में बने रहने के लिए कुछ तो करना था, लिहाजा ये वो रोल भी करते चले गए जो इनको नहीं करने चाहिए थे। मनोज बाजपेयी जैसे महान अभिनेता का अभिनय इसी हिंदी सिनेमा में नेपोटिज्म की भेंट चढ़ गया, या यूं कह लीजिए कि बड़े बड़े अभिनेताओं के बच्चों के पैरों तले रौंद दिया गया। आज जिंदगी में पहली बार डर लगा है हमें। हम जाके गोली मार देंगे, चढ़ जाएंगे फांसी। हमको मरने से डर नहीं लगता। मनोज बाजपेयी आज अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं और अब मनोज एक बेटी के पिता भी हैं। मनोज अपने परिवार को पूरा समय देते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक किसान का बेटा घर बार छोड़कर हजारों मील दूर आकर भारतीय हिंदी सिनेमा का इतना बड़ा नाम और करोड़ों की धन दौलत का मालिक बन जाएगा। मनोज ने ये सब कुछ हासिल किया है सिर्फ और सिर्फ
अपनी कड़ी मेहनत और लगन से। मनोज के चाहने वाले हमेशा उनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं। मनोज बाजपेयी की फैन फॉलोइंग काफी जबरदस्त है। मनोज बाजपेयी आज भी अपने छोटे बड़े दोनों ही पर्दों पर काम करते हैं। आने वाले समय में मनोज बाजपेयी की कुछ बड़े बजट की फिल्म हिंदी सिनेमा और OTT प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगी। मनोज बाजपेयी के शानदार काम के लिए इनको कई बार नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ कई और बड़े बड़े सम्मानों से नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों, ये था मनोज बाजपेयी का फिल्मी और निजी जीवन, जिसको हमने इस बायोग्राफी के जरिए आप लोगों तक पहुंचाया है। मनोज बाजपेयी को लेकर आप सभी लोग क्या सोचते हैं? क्या मनोज को जानबूझकर फिल्म इंडस्ट्री में दबाया जा रहा है? उनके हिस्से की फिल्म किसको छीन कर दी जा रही है? क्या करण जौहर को इनके साथ नेपोटिज्म की आड़ में दोहरा रवैया अपनाना चाहिए था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप सभी लोगों को मनोज बाजपेयी की अभी तक की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी, ये भी हमें जरूर बताएं। मनोज बाजपेयी जैसे महान अभिनेता को बॉलीवुड नॉवेल की पूरी टीम सलाम करती है और हमेशा उनके उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र की कामना करती है। दोस्तों, अगर मनोज बाजपेयी को लेकर हमसे कोई भी जानकारी रह गई है तो उसके लिए मेरी पूरी टीम को माफ कीजिएगा। मनोज बाजपेयी की तरह ही किसी और अभिनेता और अभिनेत्री की जिंदगी को लेकर मैं बहुत जल्द एक बार फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप अपने परिवार और अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जिस कुर्सी के लिए आप लोग लड़ाई कर रहे हैं वो साला कुर्सी लकड़ी का है, हम हाड़ मास के इंसान हैं। आप लोग झांकिए अपने अंदर।